दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर ऑफिस टेबल के पीछे ऊंची नशिस्त की रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी हुई खूबसूरत और नौजवान लड़की ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। यस, कम इन, लड़की ने सख्त लहजे में कहा तो दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है रिचर्ड, लड़की ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक फॉरेन एजेंट गिरफ्तार किया गया है, उसका नाम ग्राइट है। उसने बताया है कि उसने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को आपके और हमारे मुतालिक तफसील बता दी है। नौजवान ने मौतबाना लहजे में कहा, ओ फॉरेन एजेंट, और यहाँ तो क्या पाकिस्तान इस कदर तरक्की याफ्ता मुल्क है कि यहाँ दूर दराज के इलाकों में भी उसके फॉरेन एजेंट काम करते हैं। फिर तो मुझे इस बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। कैसे पकड़ा गया वो? लड़की ने हैरान होते हुए कहा। मशकूक होने की बिना पर पकड़ा गया और फिर खासे तशद्दुद के बावजूद उसने जुबान न खोली तो हमें जीरो क्रॉस इस्तेमाल करनी पड़ी, उससे ये बातें मालूम हुई। रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। फिर तो वो हलाक हो गया होगा, लड़की ने कहा। यस मादाम, रिचर्ड ने जवाब दिया। उसका टेप कहाँ है? लड़की ने कहा। ऑपरेशन रूम में है, रिचर्ड ने जवाब दिया। यहाँ ले आओ और मुझे सुनवाओ, लड़की ने कहा। तो नौजवान ने इस्बात में सर हिलाया और वापस मुड़ गया। लड़की के चेहरे पर संजीदगी के तासुरात उभर आए थे। अचानक मेज पर रखे हुए एक छोटे से ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज निकलने लगी तो लड़की बेख्तियार चौंक पड़ी, क्योंकि ये ट्रांसमीटर चीफ कार्डिक से बातचीत के लिए रिजर्व था। उसने जल्दी से ट्रांसमीटर उठाया और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, चीफ कार्डिक कॉलिंग, ओवर। चीफ कार्डिक की सख्त मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस चीफ, मैं बारबरा बोल रही हूँ, ओवर। लड़की ने इस बार नरम और माध्यमाना लहजे में कहा। तुमने इमरान और उसके साथियों के सिलसिले में इंतजाम किए हैं या नहीं? ओवर। चीफ कार्डिक ने तेज लहजे में कहा। यस चीफ, मुकम्मल इंतजाम कर लिए गए हैं, ओवर। बारबरा ने जवाब दिया। इस सिलसिले में पहले इत्तला कराजन ने दी थी और अब कराजन से ही दोबारा इत्तला मिली है कि उसने मुझे जो कॉल की थी वो तफसीलात पुर इसरार तौर पर टेप कर ली गई है। उसे मशीन के जरिए कॉल की तफसीलात टेप करने का पता तो चल गया है, लेकिन वो आदमी पकड़ा गया। अलबत्ता उसने इस सिलसिले में काफी भागदौड़ के बाद मालूमात हासिल की है। उसके मुताबिक ये काम वहाँ के एक मकामी ग्रुप का है जिसका सरबरा गाशकर नामी आदमी है, और ये गाशकर अचानक चार्टर्ड जेट तैयारे के जरिए अफ्रीकी मुल्क अंगाला गया है। और ये मालूम हुआ है कि जिस तैयारे पर इमरान और उसके साथी सफर कर रहे हैं उसका पहला स्टॉप भी अंगाला में ही था। और फिर वहां से मालूम हो गया है कि गाशकर ने एयरपोर्ट पर अलहदगी में इमरान से तवील मुलाकात की है और वो अभी तक वहीं है, जबकि इमरान और उसके साथी उसी तैयारे के जरिए वहां से रवाना हो गए थे। उस तैयारे का दूसरा स्टॉप मारकानिया में था और कराजन के हासिल करदा मालूमात के मुताबिक इमरान और उसके साथी मारकानिया में ड्रॉप हो चुके हैं। इसलिए अब जो तैयारा केटो पहुंचेगा उसमें इमरान और उसके साथी मौजूद नहीं है। इन सारी मालूमात से यही नतीजा निकला है कि उन्हें इस बारे में इल्म हो गया है कि हम उनके इस्तकबाल के लिए तैयार थे, इसलिए वो नए मेकअप और नए कागजात के साथ पहुंचेंगे, ओवर। चीफ कार्डिक ने तफसील बताते हुए कहा। चीफ, यहाँ भी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक आदमी पकड़ा गया है। वो अपने आप को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट बताता था। उससे जो मालूमात मिली है उसके मुताबिक उसने मेरे और मेरे ग्रुप के मुतालिक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ को मालूमात मुहैया की है। चूंकि उससे मालूमात जीरो क्रॉस के जरिए हासिल की गई थी, इसलिए वो हलाक हो चुका है, ओवर। बारबरा ने जवाब देते हुए कहा। ओ वेरी बैड, इसका मतलब है कि अब ये लोग तुम्हारे और तुम्हारे ग्रुप की तरफ से होशियार होंगे, ओवर। चीफ कार्डिक ने उलझे हुए लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहे चीफ, वो चाहे जितने भी होशियार हों बहरहाल बारबरा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मैं उन्हें हर हालत में ट्रेस करके खत्म कर दूंगी। अलबत्ता मुझे एहसास हो गया है कि ये लोग पसमानदा नहीं है जिनके फॉरेन एजेंट बाचान और यहाँ भारत जैसे दूर दराज इलाकों में काम कर रहे हैं। ये छोटी सी तंजीम नहीं हो सकती, ओवर। बारबरा ने कहा। हाँ, कराजन की दूसरी कॉल और अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने जिन्हें आम एजेंट समझा है ये इंतहाई तेज और फाल लोग हैं। बहरहाल अब ये तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुझे हर कीमत पर उनकी लाशें चाहिए, ओवर। कार्डिक ने कहा। ऐसा ही होगा चीफ, आप कतई बेफिक्र रहे, ओवर। बारबरा ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा। ओके, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो बारबरा ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। यस, कम इन, बारबरा ने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि वो समझ गई थी कि दरवाजे पर रिचर्ड होगा। दूसरे लम्हे दरवाजा खुला और रिचर्ड हाथ में एक जदीद साख का टेप रिकॉर्डर उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने टेप रिकॉर्डर मेज पर रखा और फिर उसका बटन दबा दिया। टेप से रिचर्ड की आवाज सुनाई दी, लेकिन ये आवाज यूं लगती थी जैसे किसी मशीन की गरारियों की हरकत के साथ मिलकर निकल रही हो।
और बारबरा समझ गई कि रिचर्ड जीरो क्रॉस के माइक के जरिए उस आदमी क्राइट से सवाल कर रहा है। और फिर चंद लम्हों बाद एक और आवाज सुनाई दी। उसका लहजा ऐसा था जैसे कोई नींद में बातें कर रहा हो। ये क्राइट है मादाम, रिचर्ड ने कहा तो बारबरा ने इस्बात में सर हिला दिया। फिर सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा और फिर अचानक ऑफ हो गया। रिचर्ड ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया। ये तो वाकई हमारे मुतालिक उसने बहुत कुछ मालूम कर लिया था। बहरहाल अब चीफ की कॉल आई थी। चीफ ने बताया है कि इमरान और उसके साथी यहाँ पहुँचने की बजाय रास्ते में ही ड्रॉप हो गए हैं और अब वो किसी नए मेकअप और नए कागजात के साथ यहाँ आएंगे। इसलिए अब एयरपोर्ट पर एक्शन लेने वाला प्लान मनसूख हो गया है। अब हमें पहले उन्हें ट्रेस करना होगा, फिर उनका खात्मा करना पड़ेगा। बारबरा ने कहा। यस मादाम, रिचर्ड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। तुम जा सकते हो, बारबरा ने सर्द लहजे में कहा तो रिचर्ड ने मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और टेप रिकॉर्डर उठाए वो कमरे से बाहर चला गया। तो बारबरा कुछ देर खामोश बैठी रही। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। फिर उसने चौंक कर इस अंदाज में कांधे झटके जैसे वो किसी हतमी नतीजे पर पहुंच गई हो। उसने सामने रखे हुए सफेद रंग के फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एलिस्टर क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। चार्ली से बात कराओ, मैं बारबरा बोल रही हूँ, बारबरा ने सर्द लहजे में कहा। यस मादाम, होल्ड ऑन करे। दूसरी तरफ से बोलने वाली का लहजा यकलख्त इंतहाई मुअद्दबाना हो गया। हेलो, चार्ली स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेतकल्लुफाना सा था। बारबरा बोल रही हूँ चार्ली, फौरन मेरे पास आ जाओ, एक जरूरी काम है। बारबरा ने भी इस बार बेतकल्लुफाना और दोस्ताना लहजे में कहा। एक तो तुम ऑर्डर इस कदर सख्त करती हो कि आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अब देखो, मेरे सामने मसरूफियात की एक तवील फहरिस्त मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि अब तुम्हारा ऑर्डर है, इसलिए तुमसे मिलने के लिए मुझे सारी मसरूफियात मंसूख करना पड़ेंगी। चार्ली ने हंसते हुए कहा। मुझे मालूम है कि तुम्हारी क्या मसरूफियात होती है, इसलिए फौरन आ जाओ, बारबरा ने हंसते हुए जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रखा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस मादाम। दूसरी तरफ से रिचर्ड की मुअद्दबाना आवाज सुनाई थी। रिचर्ड बारबरा के हेडक्वार्टर का इंचार्ज था। चार्ली आ रहा है, उसे मेरे कमरे में भिजवा देना, बारबरा ने सर्द और सख्त लहजे में कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और बारबरा ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई थी। यस कम इन, बारबरा ने कहा तो दरवाजा खुला और एक खूबसूरत और वजीह नौजवान जिसके जिस्म पर खूबसूरत और दिलकश शोक रंग का लिबास था अंदर दाखिल हुआ। वो चेहरे मोहरे और अंदाज से किसी फिल्म का स्मार्ट और खूबसूरत हीरो दिखाई देता था। बड़ी देर लगा दी तुमने आते आते, यूं लगता है जैसे किसी और सैयारे से आना था तुमने, बारबरा ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तो चार्ली बेख्तियार हंस पड़ा। इसका मतलब है कि तुम्हारे मुतालिक जो कुछ कहा जाता है वो गलत है, चार्ली ने हंसते हुए कहा और साथ ही उसने साइड रैक में रखी हुई शराब की एक बोतल और नीचे रैक में से 2 गिलास उठाए और उन्हें लाकर मेज पर रखा और खुद भी मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। क्या कहा जाता है मेरे मुतालिक, बारबरा ने चौंक कर पूछा। यहाँ हर शख्स तुम्हें बेरहम कातिला कहता है, लेकिन मैंने देखा है कि तुम एक नरम दिल और मोहब्बत करने वाली औरत हो, चार्ली ने शराब की बोतल खोलकर शराब दोनों गिलासों में डालते हुए कहा तो बारबरा बेख्तियार हंस पड़ी। लोग ठीक कहते हैं, दुश्मनों के लिए वाकई बेरहम कातिला हूँ, लेकिन दोस्तों की दोस्त हूँ, बारबरा ने हंसते हुए कहा। शुक्र है तुम मुझे दोस्त समझती हो, दुश्मन नहीं, वरना अब तक मेरी गर्दन टूट चुकी होती, चार्ली ने कहा और बारबरा एक बार फिर हंस पड़ी। तुम सिर्फ दोस्त ही नहीं हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए तुम्हारी नहीं दुश्मनों की गर्दनें टूटेंगी। बहरहाल मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि एक ऐसा काम आन पड़ा है जो कम अज कम मेरे और मेरे आदमियों के बस का नहीं है, जबकि तुम इसे आसानी से कर सकते हो, बारबरा ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। काम? ओ लेकिन, चार्ली ने चौंकते हुए कहा। मारो नहीं, इसका तुम्हें बकायदा मुआवजा मिलेगा, बारबरा ने जवाब दिया। मुआवजा? लेकिन किस शक्ल में, चार्ली ने मुस्कुराते हुए कहा तो बारबरा एक बार फिर हंस पड़ी। जिस शक्ल में तुम चाहो, लेकिन चार्ली ये मेरे लिए मौत और जिंदगी का सवाल बन गया है, बारबरा ने कहा तो चार्ली के चेहरे पर यकलख्त इंतहाई संजीदगी के तासुरात फैलते चले गए। क्या कह रही हो, इस सूरत में भी तुम मुआवजे की बात कर रही हो? नॉनसेंस, जल्दी बताओ क्या मसला है, चार्ली ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा तो बारबरा उसके इस अंदाज पर बेख्तियार मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। शायद चार्ली के इस जवाब ने उसे बेपनाह मसरत बख्श दी थी। मैं तुम्हें तफसील बताती हूँ, बारबरा ने कहा और फिर उसने चीफ की पहली कॉल से लेकर अब तक के हालात पूरी तफसील से बता दिए। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं उन्हें ट्रेस करूं?
चार्ली ने कहा, हाँ, तुम्हारे आदमी ये काम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि पूरा केटो में तुम्हारे आदमियों का जाल फैला हुआ है। बारबरा ने कहा, यह ठीक है कि मुखबिरे के धंधे के सिलसिले में वाकई केटो और इर्द गिर्द के बड़े शहरों में मेरे आदमियों का जाल फैला हुआ है, लेकिन आदमियों को ट्रेस करने के लिए मुझे उनकी खास निशानियां भी तो चाहिए। और तुम कह रही हो कि वो नए मेकअप और नए कागजात के साथ आएंगे, और इतनी बात तो तुम भी जानती हो कि केटो में रोजाना सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सैयाह आते और जाते रहते हैं। मैं उन्हें कैसे ट्रेस करूंगा? चार्ली ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अब ये बात तो मेरे बताने की नहीं है, तुम खुद सोचो, बारबरा ने जवाब दिया। हूँ, ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। चार्ली ने शराब का गिलास मेज पर रखते हुए कहा और उसके साथ ही उसने सफेद रंग के फोन का रुख अपनी तरफ किया और रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए, और फिर उसने साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। शायद वो ये चाहता था कि बारबरा भी फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन ले। गार्डन ईस्ट क्लब राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। चार्ली बोल रहा हूँ, लॉन्ग से बात कराओ। चार्ली ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, लॉन्ग बोल रहा हूँ। चंद लम्हों के बाद एक और मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा भारी था। चार्ली बोल रहा हूँ, लॉन्ग। चार्ली ने कहा, खैरियत, कैसे फोन किया? इस बार दूसरी तरफ से बेतकल्लुफाना लहजे में कहा गया। तुम्हारा ताल्लुक एशियाई मुल्कों से रहता है, लॉन्ग। क्या पाकिस्तान में तुम्हारे ताल्लुकात हैं? चार्ली ने पूछा। किस किस्म के ताल्लुकात? लॉन्ग ने हैरान होकर कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अरकान जिनकी रहनुमाई कोई आदमी अली इमरान या प्रिंस ऑफ ढम नामी आदमी कर रहा है, वो यहाँ केटो में आ रहा है। वो मेकअप में होंगे और उनके कागजात भी फर्जी होंगे। मुझे उन्हें ट्रेस करने का काम मिला है। मुआवजा खासा है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मैं उन्हें ट्रेस किन पॉइंट्स पर करूं। ये बात तो तय है कि ये लोग यहाँ आकर किसी न किसी मकामी ग्रुप से ही राब्ता करेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे ग्रुप के बारे में मुझे मालूम हो सके कि कौन कौन से ग्रुप पाकिस्तान के इन आदमियों को यहाँ साथ दे सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि तुम बहरहाल जानते होंगे, चार्ली ने कहा। लेकिन मुझे क्या मिलेगा? दूसरी तरफ से कहा गया। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा मुआवजा मिल सकता है, बशर्ते ये कि तुम्हारी मालूमात से मुझे हकीकतन कोई फायदा हो। चार्ली ने खालिसतन कारोबारी लहजे में जवाब दिया। फायदा क्या? मैं तुम्हें हतमी तौर पर बता सकता हूँ कि ये लोग किस ग्रुप की मदद हासिल करेंगे, क्योंकि प्रिंस ऑफ ढम का करीबी दोस्त यहाँ मौजूद है। वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है और वो प्रिंस ऑफ ढम के बड़े कसीदे पढ़ता रहता है। उसकी दोस्ती एक्रीमिया से शुरू हुई थी, क्योंकि पहले वो एक्रीमिया में काम करता था। अब वो सालों से यहाँ भारत में सेटल है। दूसरी तरफ से कहा गया तो चार्ली और बारबरा दोनों बेख्तियार उछल पड़े। उन दोनों के चेहरों पर चमक आ गई थी। ओ, अगर ये बात है तो बोलो, कितना मुआवजा लेते हो? लेकिन ख्याल रखना कि तुम्हें भी मुझसे काम पड़ते रहते हैं। चार्ली ने कहा। वो वाकई अच्छा कारोबारी जहन रखता था। तुम्हें तो मैं तुम्हारा मुंह मांगा मुआवजा दिया करता हूँ। ऐसा तो शायद पहली बार हो रहा है कि तुम मुझसे मालूमात खरीद रहे हो। बहरहाल, मैं तुमसे सिर्फ $5000 लूंगा, सिर्फ $5000। लेकिन इसके साथ एक शर्त होगी कि मेरा नाम दरमियान में किसी सूरत में भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे उससे न सिर्फ कारोबारी ताल्लुकात है बल्कि जाती ताल्लुकात भी है। लॉन्ग ने जवाब दिया। तुम बेफिक्र रहो, किसी सूरत भी तुम्हारा नाम सामने नहीं आएगा और $5000 भी तुम्हें मिल जाएंगे। चार्ली ने कहा। तो फिर सुनो, डॉन स्मिथ को जानते हो ना? ब्लू बर्ड गेम क्लब वाला डॉन स्मिथ, यही आदमी है। ये प्रिंस ऑफ ढम का जाती दोस्त है और मुझे यकीन है कि यहाँ केटो में अगर वो प्रिंस ऑफ ढम आएगा तो लामहला इससे राब्ता करेगा, क्योंकि जाहिर है ये लोग सीक्रेट सर्विस के रुकन हैं और यहाँ किसी खास मिशन पर ही आ रहे होंगे, और मिशन के लिए इन्हें रिहाइश का कारें और असला वगैरह बहुत कुछ चाहिए होगा, और डॉन स्मिथ ये सब उन्हें आसानी से मुहैया कर सकता है। लॉन्ग ने कहा। तुम्हारी कभी इस प्रिंस ऑफ ढम से मुलाकात हुई है? चार्ली ने पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ डॉन स्मिथ से उसका नाम सुना हुआ है और बस। वैसे जो कुछ वो बताता है उससे तो यही महसूस होता है कि वो इंतहाई तेज सीक्रेट एजेंट है, और तुमने ये नाम लिया तो मुझे ख्याल आया, वरना ये जो तुमने दूसरा नाम लिया था वो तो मैं नहीं जानता। लॉन्ग ने जवाब दिया। ओके, बेहद शुक्रिया, कतई बेफिक्र रहो। तुमने तो मुझे बगैर कुछ बताए $5000 वसूल कर लिए हैं। गुड बाय, चार्ली ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये तो वाकई इंतहाई कीमती मालूमात मिली है, बारबरा ने कहा। हाँ, अब मैं आसानी से उन्हें ट्रेस कर लूंगा। डॉन स्मिथ के ग्रुप में मेरे खास आदमी मौजूद हैं, चार्ली ने कहा, और बारबरा ने इस बात में सर हिला दिया, और उसके साथ ही उसने मेज की दराज खोली और बड़े नोटों की एक गड्डी निकालकर चार्ली के सामने रख दी। ये तो ज्यादा है, चार्ली ने चौंक कर कहा। तुम्हारे और भी अखराजात होते हैं, ये रख लो।
बहरहाल तंजीम का काम है, मेरा जाती तो नहीं है, बारबरा ने कहा। ओके शुक्रिया, चार्ली ने कहा और गड्डी उठाकर अपनी कोट की जेब में डाल ली। अब तुम्हें कहाँ बताया जाए, चार्ली ने कहा। यहाँ ऑफिस में या रिहाइश का, लेकिन पूरी तफसील बताना ताकि मैं उनके खात्मे का फुलप्रूफ प्लान बना सकूं, बारबरा ने कहा और चार्ली ने इस बात में सर हिला दिया। केटो के सयाहों के लिए मशहूर होटल ब्राइट लाइट के एक कमरे में इमरान अपने साथियों समेत मौजूद था। वो सब एक्रीमियन मेकअप में थे, उनमें जवाना शामिल न था, क्योंकि इमरान ने कमरे हासिल करने के बाद उसे अलग कमरे की चाबी देकर किसी काम के लिए भिजवा दिया था और फिर वो सब अपने अपने कमरों को चेक करके इमरान के कमरे में आ गए थे। इमरान अपने साथियों समेत रास्ते में ही ड्रॉप हो गया था और फिर वहां के एक फॉरेन एजेंट की मदद से इमरान ने अपने और अपने साथियों के लिए ऐसे कागजात हासिल कर लिए थे जो हर किस्म के शक व शुबा से बालातर थे, ताकि किसी भी किस्म की चेकिंग के दौरान उन पर शुबा जाहिर न किया जा सके। इमरान ने अपना और अपने साथियों का मेकअप भी खुद किया था और ये स्पेशल मेकअप था जो सिवाय सादा पानी के और किसी तरह भी वॉश ना हो सकता था। जवाना का मेकअप करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसका मेकअप नहीं किया गया था। वो सब बैठे जूस पी रहे थे और इस अंदाज में बातें कर रहे थे जैसे वो वाकई यहाँ सियाहत के लिए आए हो, क्योंकि इमरान ने रास्ते में ही उन्हें कह दिया था कि जब तक कमरे को अच्छी तरह चेक न कर लिया जाए उस वक्त तक मिशन के बारे में कोई बात नहीं होनी चाहिए और न ही ऐसी कोई बात होनी चाहिए जिससे उनकी असलियत सामने आ सके। और इमरान ने जवाना को भी मार्केट से जदीद तरीन गायकर और जरूरी असला लाने के लिए भेजा था, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट पर असला और मंशियात की इंतहाई सख्त चेकिंग की जाती थी, इसलिए अपने साथ कोई चीज भी न लाए थे। अलबत्ता इमरान जानता था कि यहाँ ऐसी मार्केटें मौजूद है जहाँ से हर चीज हासिल की जाती है और जवाना को उसने इसीलिए भिजवाया था क्योंकि जवाना मास्टर किलर के दौर में जुनूबी एक्रीमिया के बड़े मुल्कों और शहरों में सैकड़ों बार आ चुका था और यहाँ उसके ताल्लुकात भी थे। वो बैठे बातों में मसरूफ थे कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी और वो सब चौंक पड़े। दरवाजा खोलो, जवाना होगा, इमरान ने सफदर से कहा और सफदर सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर वाकई जवाना मौजूद था। वो अंदर आ गया और उसने जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे मेज पर रख दिया। इमरान ने बॉक्स खोला तो उसमें एक इंतहाई ताकतवर और जदीद साथ का गायकर मौजूद था। इमरान ने खामोशी से गायकर सफदर की तरफ बढ़ा दिया और सफदर ने इस्बात में सर हिलाते हुए गायकर इमरान के हाथ से लिया और फिर उसे चेक करके उसने उसे ऑन किया और सबसे पहले वो मलाइका टॉयलेट में चला गया। इमरान ने जवानों को बैठने का इशारा किया और उसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर सयाहत के सिलसिले में बातें शुरू कर दी। सफदर टॉयलेट से निकला और फिर उसने इंतहाई माहिराना अंदाज में कमरे को चेक करना शुरू कर दिया। कमरे को चेक करके वो उकबी राहदारी में चला गया और थोड़ी देर बाद वो वापस आया। ओके, सफदर ने कहा, अब अपना और अपने साथियों के कमरे भी चेक कर लो, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। अब खुलकर बातचीत हो सकती है, इमरान ने कहा। पहले आप ये बताएं इमरान साहब कि यहाँ केटो में आने का मकसद क्या है? क्या क्रैकॉन का हेडक्वार्टर यहाँ केटो में है? कैप्टन शकील ने कहा। मैं तुम्हें मजीद तफसील बतलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद हमें इंतहाई तेज रफ्तारी से काम भी करना होगा और शायद हमें हर वक्त और मुसलसल एक्शन में भी रहना पड़े। हमने क्रैकॉन का हेडक्वार्टर तबाह नहीं करना। हमारा टारगेट एक ऐसा जजीरा है जहाँ क्रैकॉन ऐसी मशीनरी नस्ब कर रही है जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया के असले और ट्रांसपोर्ट को जाम कर सकेगी। और जो मालूमात चीफ को मिली है उनके मुताबिक इस क्रैकॉन के पीछे यहूदी और इसराइल है और ये तंजीम बज़ाहिर मंशियात और असले का काम बैनुल अक़वामी सतह पर करती है, लेकिन ये कारोबार वो सिर्फ फंड इकट्ठा करने और अपने आप को खुफिया रखने के लिए करती है, जबकि उनका असल मकसद पूरी दुनिया पर कब्जा करके उस पर यहूदियों की हुकूमत बल्कि सल्तनत कायम करना है। पूरी दुनिया के मुसलमान उनका पहला टारगेट है। उनका मकसद यही है कि वो पहले पूरी दुनिया पर कब्जा करके दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ मुसलमानों को कत्ल आम करके उनका खात्मा करेंगे। उसके बाद दूसरी कौमों की तरफ तवज्जो करेंगे, क्योंकि दूसरी कौमें उनकी बहरहाल हलीफ है। सिर्फ मुसलमान ही यहूदियों के दुश्मन हैं और वो भी मुसलमानों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। और ये भी इत्तला मिली है कि इस मशीनरी की तंजीब के बाद इसका तजुर्बा पाकिस्तान पर ही किया जाना है और उसके साथ ही क्रैकॉन ने काफिरिस्तान के साथ भी बातचीत मुकम्मल कर ली है। जैसे ही पाकिस्तान का असला और ट्रांसपोर्ट जाम होगी, काफिरिस्तान पाकिस्तान पर हमला कर देगा और पाकिस्तान पर कब्जा करके यहाँ की आबादी को तहस-नहस कर दिया जाएगा। ये काम इस कदर तेज रफ्तारी से होगा कि जब तक अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे ममालिक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करेंगे वो अपना काम पूरा कर चुके होंगे और फिर उसे काफिरिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान
जंग का नाम दिया जाएगा। और ऐसी जंगें पहले भी 2-4 बार हो चुकी हैं, लेकिन काबिरिस्तान की पुष्ट पर खुफिया तौर पर क्रैकॉन और पूरी दुनिया के यहूदी और इसराइल की हिमायत होगी। और अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये लोग छाए हुए हैं। क्रीमिया जैसी सुपर पावर पर भी दरपर्दा यहूदियों का ही कब्जा है। चुनांचे हमने इस जजीरे पर मौजूद उस मशीनरी को तबाह करना है और यही हमारा टारगेट है। इस जजीरे को इस कदर खुफिया रखा गया है कि किसी को उसके महल वकू का इल्म नहीं है। और ये तंजीम इस कदर मुनज़्ज़म और बावसाइल है कि वो ब्लैक थंडर को अपना हरीब तंजीम समझते हैं। और दरअसल उनका टारगेट ब्लैक थंडर था। वो दुनिया पर कब्जा करने से पहले ब्लैक थंडर को खत्म करना चाहते हैं, ताकि उस वक्त ब्लैक थंडर उनके रास्ते में रुकावट न बन सके। ब्लैक थंडर भी इंतहाई खुफिया तंजीम है। उसका हेडक्वार्टर तो एक तरफ रहा, उसके सेक्शन हेडक्वार्टर का भी किसी को इल्म नहीं है। क्रैकॉन को किसी तरह ये इल्म हो गया कि मेरा नाम ब्लैक थंडर ने अपनी सेफ लिस्ट में शामिल किया हुआ है, जिससे वो ये समझे कि मेरा ताल्लुक किसी न किसी तरह ब्लैक थंडर के हेडक्वार्टर से है। चुनांचे उन्होंने मुझसे इस बारे में मालूमात हासिल करने का प्लान बनाया। क्रैकॉन का एक सब हेडक्वार्टर बाजान में है, जिसका इंचार्ज कराजन नामी कोई आदमी है। बज़ाहिर कराजन और उसका ग्रुप असला और मंशियात के धंधे में मसरूफ रहता है, लेकिन उसके साथ ही वो एशिया में क्रैकॉन के असल और खुफिया मकासद भी पूरा करता है। इस कराजन का ताल्लुक क्रैकॉन के एक सेक्शन रेड वुल्फ से है। रेड वुल्फ का इंचार्ज एक आदमी कार्डिक है, जो पहले क्रीमिया की सीक्रेट सर्विस में काम कर चुका है। और यही वुल्फ सेक्शन ही इस जजीरे की हिफाजत का भी जिम्मेदार है, जिसमें मशीनरी नस्ब की जा रही है। उसका कोड नाम उन्होंने गोल्डन स्पॉट रखा हुआ है। कार्डिक अपने खास सेक्शन के साथ वहीं गोल्डन स्पॉट में रहता है या उसके गिर्द किसी जजीरे में रहता होगा। रेड वुल्फ के ज़िम्मे जब मुझसे मालूमात हासिल करने का मिशन लगाया गया, तो रेड वुल्फ ने पोलैंड में अपने 2 एजेंटों पाइजो और उसकी बीवी हेलेन के ज़िम्मे मेरे अगवा का मिशन लगाया और इस काम में ताउन के लिए अपना खास ग्रुप, जिसका इंचार्ज मात्री था, पहले पाकिस्तान भिजवा दिया। पाइजो और हेलेन के ज़िम्मे मुझे बेहोश करके मात्री के हवाले करना था। मात्री के ज़िम्मे मुझे लेकर साहिल समंदर पर मौजूद क्रैकॉन की एक ऐसी आबदोश तक पहुंचाना था, जिसमें ऐसे आलात नस्ब हैं कि आम हालात में उसे किसी मुल्क की नेवी भी ट्रेस नहीं कर सकती। ये आबदोश पाकिस्तानी दारुल हुकूमत के साहिल पर पहुंच चुकी थी। फिर ये आबदोश मुझे लेकर कराजन के पास पहुंचा देती, जबकि कार्डिक मेरे वहां पहुंचने पर खुद भी गोल्डन स्पॉट से बाजान पहुंच जाता और फिर कार्डिक खुद मुझसे ब्लैक थंडर के बारे में मालूमात हासिल कर लेता। ये उनका असल प्लान था, लेकिन हालात व वाकयात ऐसे हो गए कि मुझे उनकी वहां मौजूदगी का इल्म हो गया और मैंने मात्री को अगवा करके उससे पूछ-गुछ की। इसी तरह वहां का एक मकामी ग्रुप, जिसकी मदद मात्री ने हासिल की थी, उसका सरबराह भी मेरे हाथ लग गया था और पाइजो और हेलन भी हाथ आ गए। इस काम में सीक्रेट सर्विस के साथ साथ 4 स्टार्स ने भी हिस्सा लिया। पाइजो और हेलन दोनों ने अपने दांतों में मौजूद जहरीला कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन मात्री के दांत से मैंने पहले ही जहरीला कैप्सूल निकाल लिया था। फिर मात्री को मैंने चक्कर देकर उससे वो फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली, जिससे कार्डिक से बराह रास्त गोल्डन स्पॉट पर बात हो सकती थी। और मात्री के लहजे में उस फ्रीक्वेंसी पर मैंने कार्डिक से बात भी की। इस तरह ये फ्रीक्वेंसी कंफर्म हो गई। फिर मात्री को भी हलाक कर दिया गया। उसके साथी पहले ही हलाक हो चुके थे। इस तरह रेड वुल्फ का ये मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। लेकिन ये सारी बातें जैसे ही चीफ को रिपोर्ट हुई, चीफ ने दुनिया भर में अपने फॉरेन एजेंट से राब्ते किए और इस तरह बाचान में कराजन सामने आया। उधर मैंने इस फ्रीक्वेंसी की मदद से ट्रेस कर लिया कि गोल्डन स्पॉट जुनूबी बहरुल काहिल में खता इस्तिवा के करीब मौजूद 4 जजीरों के एक ग्रुप में से किसी एक में वाक़ है। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि हॉबर्ट नामी जजीरा ही गोल्डन स्पॉट है। ये जजीरा दरमियान में है और उसके साथ ही मशरिक की तरफ 2 छोटे और जजीरे हैं और उससे हटकर फासले पर जुनूब में चौथा जजीरा है, जो उन सबसे छोटा है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा,